कैसे हैं आप लोग? मेरे अच्छों क्या हालचाल। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है हाइड्रोजन। जी हाँ, हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा सबसे पहला चैप्टर यानी कि हाइड्रोजन शुरू करने वाले हैं। तो गाइस हाइड्रोजन चैप्टर क्यों अलग से पढ़ाया जाता है? जैसे अभी आप लोगों को पता है, सिलेबस तो देख चुके हो। इसके बाद में आप पढ़ोगे एस ब्लॉक एलिमेंट, उसके बाद पढ़ोगे पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं, उनमें से हम सारे एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज पढ़ते हैं। एस ब्लॉक में ग्रुप 1, ग्रुप 2, पी ब्लॉक में ग्रुप 13, ग्रुप 14, 15, 16, 17, 18। 12th में आप डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ोगे तो 3D सीरीज 4D, मतलब हमें ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को एक साथ पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर आप इस अकेले एलिमेंट को एक अलग चैप्टर के फॉर्म में पढ़ते हो, तो भैया कुछ तो यूनिक होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मृत्युंजय, आप देख रहे हैं ग्रेविटी सर्कल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन की, सो हाइड्रोजन को सबसे पहली बात इस दुनिया में सबसे सिंपलेस्ट एटम कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, एटॉमिक मास कंसीडर किया जाता है 1। हाइड्रोजन में देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड ओनली 1 प्रोटॉन, मतलब इसका जो न्यूक्लियस होता है इट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली एंड ओनली 1 प्रोटॉन। हाइड्रोजन एटम का अगर आपसे कोई मास बोले तो या तो आप उसके मास को 1 AMU लिख सकते हो या 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स आप लोग लिख सकते हो। तो ये इसकी कुछ खासियत होती है। तो इट इज अ वेरी सिंपलेस्ट एटम। और आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, हम लोग जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेसिकली द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो आपके पास में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम की ब्रांच है वो पूरी तरीके से इस एलिमेंट पर कार्बन के अलावा जो सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो होता है वो होता है हाइड्रोजन। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके इस हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो देखा जाए तो हाइड्रोजन एक सिंपलेस्ट एटम होने के बाद भी अपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की वजह से हमें इसे स्टडी करना होता है। इनफैक्ट क्या गाइस, आजकल हाइड्रोजन को एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। क्यों? क्योंकि अगर हाइड्रोजन को हम एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल इस्तेमाल करेंगे तो हाइड्रोजन अगर आप एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हो तो जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा या रिएक्ट करेगा तो आपको एज अ बाय प्रोडक्ट वाटर प्रोड्यूस करेगा। और अगर हमें वाटर मिलेगा तो हमारे लिए ये बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन है। इनफैक्ट आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। हैव यू एवर इमेजिन्ड कि जो हमारे जो साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो जब किसी मून वगैरह जैसे प्लैनेट पर मून पर जाते हैं या वो जब स्पेस में जाते हैं तो यार 6-6 महीने लग जाते हैं उनको वहां पहुंचने में, या स्पेस में उनको कई महीनों तक रहना होता है। तो यार आप खुद सोचो, एक दिन में आपको 8 लीटर पानी पीना होता है एक को। तो अगर आप 4 लोग या 5 लोग जा रहे हो तो एक दिन में आपको पीने के लिए 40 लीटर पानी चाहिए, यानी एक महीने में आपको 1200 लीटर पानी चाहिए। मतलब अगर आप लोग 6 महीने के लिए जा रहे हो स्पेस में तो लगभग आपको 7000 से 8000 लीटर पानी चाहिए, मतलब एक टैंकर भर के पानी। मतलब अगर आप लोग स्पेस में जाना चाहते हो तो आपको एक टैंकर तो पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो आपने कभी सोचा है कि ये पानी इतना एस्ट्रोनॉट्स कैसे कैरी कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है। तो गाइज वहां पर लगता है फ्यूल सेल। जो हमारे रॉकेट्स होते हैं ना जिसमें ये जाते हैं, वहां पर एक बड़ा सा फ्यूल सेल लगाया जाता है। फ्यूल सेल की क्या खासियत होती है? उसमें एक चेंबर में से हाइड्रोजन गैस और दूसरे चेंबर में से ऑक्सीजन गैस आती है। दोनों उस सेल के अंदर जाते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल वो पूरे रॉकेट को चलाने में, वहां पर कैमरास चलाने में,
कंप्यूटर्स चलाने में, एयर कंडीशन चलाने में, व्हाट्सोएवर लाइट चलाने में, सिग्नल भेजने में, नेट चलाने में, हर चीज में इस्तेमाल करते हैं। और उस फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करके एनर्जी देते हैं तो वो आप इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे यूज करते हो। और एज अ बाय प्रोडक्ट, एज अ वेस्ट मटेरियल वाटर बाहर निकलता है, और वो वाटर प्योरिफाइड होता है क्योंकि प्योर हाइड्रोजन प्योर ऑक्सीजन होती है। उसको आयोनाइज करके उसमें थोड़े से आयंस वगैरह मिलाकर एस्ट्रोनॉट्स पीते हैं, तो वहां पर हमें पानी ले जाने की जरूरत नहीं है। तो ठीक उसी तरह जिस तरह आपने हाइड्रोजन गैस को स्पेस में यूज करा पानी बनाने के लिए और एनर्जी बनाने के लिए, तो साइंटिस्ट वगैरह सोच रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी अर्थ पर समय बीतता जा रहा है, हमारे धरती के अंदर से मिलने वाले फॉसिल फ्यूल्स खत्म होते जा रहे हैं, हमारे पास में पेट्रोल और डीजल और केरोसिन और कोल की कमी होने वाली है इन फ्यूचर, तो हम हमारी गाड़ी चलाने के लिए, हम हमारे थर्मल प्लांट्स चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए क्या हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस ये चीज एक बहुत ज्यादा जिसको ना चाहिए हॉट टॉपिक बना हुआ है रिसर्च के लिए, और कहीं ना कहीं हमारे लिए भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है। तो चलो इस एलिमेंट की जब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो थोड़ा हम भी बहती नदी में हाथ धो ले और थोड़ी सी पढ़ाई कर लें हाइड्रोजन चैप्टर के बारे में। तो गाइस द फर्स्ट टॉपिक इज द पोजीशन, फर्स्ट टॉपिक इज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। नाउ गाइस ये वो एलिमेंट है जिसकी वजह से बड़ी बड़ी टेबलें, बड़ी बड़ी पीरियोडिक टेबल फेल हो गई, बड़ी बड़ी पीरियोडिक टेबल फ्लॉप हो गई, कारण हाइड्रोजन की पोजीशन। एक्चुअली मेरे प्यारे बच्चों, आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो कि हमारे मोजले अंकल ने बनाई थी, हमने पीरियोडिक टेबल चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है, 1913 में जो मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो प्योरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड था। मतलब जो एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है उनको हम लोग एक ग्रुप के अंदर रखते थे। तो अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की ग्रुप 1 यानी कि आपके एल्कली मेटल्स के साथ, आपके एल्कली मेटल्स के साथ बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी आ रही है। कैसी कैसी सिमिलैरिटी, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला, अल्कली मेटल्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है। ठीक उसी तरह आपके हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो पहली सिमिलैरिटी क्या हो गई, इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपके पीरियोडिक टेबल का पोजीशनिंग चेक करने के लिए अगर हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली अल्कली अर्थ मेटल जैसा आ रहा है। दूसरा, जिस प्रकार अल्कली अर्थ मेटल एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, ठीक उसी तरह हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक यूनी पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कर सकता है। तो हाइड्रोजन कैन ऑल्सो फॉर्म यूनी पॉजिटिव आयन, जैसे आप देखते हो Na पॉजिटिव। भाई अल्कली अर्थ मेटल में कौन कौन एलिमेंट्स आ सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम और फ्रांसियम। इन सब के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे अगर आप लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ तो 1s2 2s1, सोडियम का बनाओ 1s2 2s2 2p6 3s1। वैसे अगर आप पोटेशियम का बनाओ तो आपको 3s2 3p6 तक भरा हुआ दिखेगा, फिर 4s1। मतलब समझ रहे हो, सबके आउटर मोस्ट शेल में s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। ठीक उसी तरह आपके हाइड्रोजन में भी आउटर मोस्ट शेल में आपको एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ेगा। और जिस प्रकार सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर Na पॉजिटिव, पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर K पॉजिटिव बना लेता है, ठीक उसी तरह आपका हाइड्रोजन भी यूनी पॉजिटिव आयन बना लेता है। तीसरी खास बात, आपने देखा होगा सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर क्लोराइड बना लेता है, सोडियम क्लोराइड्स, है ना। मतलब आपका सोडियम किसी भी हेलोजन के साथ कंबाइन होकर NaX बना लेता है, यानी कि आपके हेलाइड्स बना लेता है। हेलाइड्स क्यों बोला, हेलोजन को जब आप अल्कली मेटल से जोड़ दोगे तो ये हेलाइड बन जाते हैं। क्लोराइड, Na बन जाएगा आयोडाइड, NaBr बन जाएगा ब्रोमाइड, NaF बन जाएगा फ्लोराइड। तो जिस प्रकार सोडियम या पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम,
लिथियम, ये सब आपके हेलोजेंस के साथ में हेलाइड्स बनाने का काम करते हैं। उसी प्रकार आपके सोडियम ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन होकर ऑक्साइड्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ऑक्साइड्स। दे कैन फॉर्म ऑक्साइड्स। जैसे कि आपको K2O दिखाई पड़ सकता है, आपको KO दिखाई पड़ सकता है, आपको RbO दिखाई पड़ सकता है। मतलब ये सब क्या बन रहे हैं? ऑक्साइड्स बन रहे हैं। और आपका जैसे सोडियम सल्फर के साथ कंबाइन होकर Na2S सल्फाइड भी बना सकता है। मतलब आपके आपके अल्कली मेटल्स सल्फाइड्स बना सकते हैं जिस पर सल्फर पर डाई नेगेटिव चार्ज हो। ये ऑक्साइड्स बना सकते हैं यानी ऑक्सीजन पर जिस पर -2 चार्ज हो, और ये हेलाइड्स बना सकते हैं जिस पर हेलोजन पर -1 चार्ज हो। ठीक उसी तरह आपका हाइड्रोजन भी सल्फर के साथ कंबाइन होकर H2S बना सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ H2O बना सकता है, और आपके हेलोजन के साथ HCl, HBr, HF, HI बना सकता है। तो जिस प्रकार ग्रुप 1 के एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं और हेलाइड, ऑक्साइड और सल्फाइड बना रहे हैं, ठीक उसी तरह आपका हाइड्रोजन भी सल्फाइड, हेलाइड और ऑक्साइड बना सकता है। तो यहां पर आप लिखेंगे दैट हाइड्रोजन कैन फॉर्म सल्फाइड्स में क्या? H2S, ऑक्साइड्स यानी कि H2O, एंड और क्या बना सकता है? हेलाइड्स बोले तो HX। अब HX में सब आ गया। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आप देखो आपका हाइड्रोजन गजब की सिमिलैरिटी शो कर रहा है, एकदम खतरनाक अमाउंट में सिमिलैरिटी शो कर रहा है। किसके साथ? ग्रुप 1 एलिमेंट के साथ। और बेटा पुराने जमाने में इतनी ही चीज काफी थी, ठीक है? पुराने टाइम में इतनी चीजें काफी थी, और इसीलिए जो मेंडलीव अंकल थे ना, आपके मेंडलीव अंकल ने बिना सोचे समझे हाइड्रोजन को ग्रुप 1 एलिमेंट के साथ रख दिया था। बिना सोचे समझे इतनी चीज देखने के बाद उसके साथ में रख दिया था। लेकिन जब फ्यूचर में और स्टडी की गई और जब यह देखा गया कि अरे हाइड्रोजन की तो ग्रुप 17 मतलब कि आपकी जो हेलोजन फैमिली है, हेलोजन फैमिली कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके जैसे भी कुछ सिमिलैरिटी आ रही है। सर कैसे? भाई देखो, हेलोजन रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक उसी तरह हाइड्रोजन ऑल्सो रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। कैसे? भाई हाइड्रोजन के पास में अभी 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन और अचीव कर ले और H नेगेटिव चले जाए तो अब हाइड्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो जाएगा 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एग्जैक्टली किसके जैसा हो गया? हीलियम जैसा हो गया। और हीलियम अपने आप में एक नोबल गैस है। तो जैसे कि आपके हेलोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, आप लोग सब जानते हो फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, अगर 1 इलेक्ट्रॉन अचीव कर लेता है तो फ्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज हो जाता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s हो जाता है, यानी किसके जैसा? नियॉन के जैसा। अगर आप बात करें क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले Cl नेगेटिव, कॉन्फ़िगरेशन 288, यानी किसके जैसा? आर्गॉन जैसा, क्योंकि आर्गॉन के आउटर मोस्ट शेल में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हाइड्रोजन बिल्कुल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की ताकत रखता है, और अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये नोबल गैस जैसा बन जाता है। मतलब ये प्रॉपर्टी तो इसकी हेलोजन जैसी हो गई। भाई आप खुद सोचो, इसकी ये प्रॉपर्टी हो गई कि नहीं हो गई नोबल गैस जैसी? आप मेरी बात समझ में पा रहे हो? ठीक है, तो यहां पर हम इस चीज को लिखेंगे कि ये हीलियम लाइक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने की कोशिश करता है। दूसरा, सारे हेलोजन्स 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके X नेगेटिव बनाते हैं। ठीक उसी तरह हाइड्रोजन भी अगर मेटल के साथ रिएक्ट करे, मैंने रेडॉक्स रिएक्शन में सिखाया है, हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्ट करके -1 ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव करता है, और वो क्या बनाता है? यूनी
नेगेटिव आयन, जिस प्रकार आपके हेलोजन्स बना रहे, तो ये भी एक सिमिलैरिटी हो गई हाइड्रोजन की हेलोजन के साथ। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट कि ये भी डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन नेचर। जैसे फ्लोरीन F2 के फॉर्म में दिखता है, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में, ब्रोमीन Br2 के फॉर्म में, आयोडीन I2 के फॉर्म में, ठीक उसी प्रकार हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब देख लो, आपके अल्कली मेटल्स मेटेलिक नेचर के होते हैं, आपके अल्कली मेटल्स मेटेलिक नेचर के होते हैं, लेकिन आपका हाइड्रोजन डाई एटॉमिक फॉर्म में होता है। मतलब कि ऐसा बोलना चाहिए, इट इज नॉट मेटेलिक इन नेचर, यानी ये किसी भी प्रकार के मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं करता, ये एक नॉन मेटल की तरह डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बाकी अल्कली मेटल्स में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम, फ्रांसियम, ये सब आप नॉर्मल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो। क्यों? क्योंकि ये मेटल बॉन्ड करके, मेटेलिक बॉन्डिंग करके मेटेलिक नेचर में, सॉलिड नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ये सब सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये गैसियस फॉर्म में होता है। इट इज अ गैस, और गैस भी कैसा? नॉन मेटेलिक गैस, डाई एटॉमिक गैस। तो ये भी लफड़ा है। और चौथी बात, आपके हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन इंथैल्पी हाई होती है। व्हाट इज आयोनाइजेशन इंथैल्पी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। एक एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम जो एनर्जी देते हैं, दैट इज आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो हाइड्रोजन की अगर आप आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात करेंगे तो वो होती है 13-12 किलो जूल पर मोल। कितनी? 13-12 किलो जूल पर मोल। अगर हम लिथियम की ऑब्जर्व करें, क्यों? क्योंकि टेक्निकली अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन के बाद लिथियम आता है, लिथियम के बाद सोडियम आता है। तो आपको कंपेयर किससे करना है? हाइड्रोजन की लिथियम से करना है। तो लिथियम की मात्र 520 किलो जूल पर मोल होती है, यानी कितनी कम होती? देखो, मतलब इसकी ज्यादा, फिर इसकी कम, और कम भी कितनी? बहुत कम, मतलब गड़बड़ है। अच्छा, अब या तो आप हाइड्रोजन को अगर रख रहे हो ग्रुप 17 में, तो हाइड्रोजन के बाद फ्लोरीन आएगा। तो अगर हम फ्लोरीन की कंपेयर करें तो फ्लोरीन की लगभग 1920 किलो जूल पर मोल के आसपास होती है। मतलब हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन इंथैल्पी हाई होती है एज कंपेयर टू हेलोजन्स। मतलब इट कैन बी कंपेयर्ड विद हेलोजन, लेकिन अल्कली मेटल्स के साथ कंपेयर करना गलत है। मतलब हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन इंथैल्पी हेलोजन्स जैसी होती है, ज्यादा होती है, अल्कली मेटल जितनी कम नहीं होती। तो ये 3-4 पॉइंट्स हाइड्रोजन शो करता है एक ग्रुप के साथ। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि हाइड्रोजन ग्रुप 1 के साथ क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है, तो आप ये 3 पॉइंट्स लिखेंगे। हाइड्रोजन ग्रुप 17 के साथ क्या क्या पॉइंट शो करता है, तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 पॉइंट आप शो करेंगे। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ये 2 पॉइंट्स। इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे लाडले गुलगुलो, स्क्रीनशॉट ले लो। अरे सर क्या बात है, इतनी बढ़िया बात हमने लिख ली, हमारे नोट्स बहुत धांसू बन रहे हैं। और एक स्कूल वाले सब मुझसे डर रहे हैं, मेरे सारे स्कूल वाले मुझसे डरते हैं। वो बोलते हैं कि इसको सब आता है केमिस्ट्री में, ये अपने सर से सीख के आया है। आपने कहा ना मुझे कि जाओ अपने सर से सीख के आओ, मैं अपने सर से सीख के आया हूं। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है दैट ऑक्सीजन इज वेरी लो रिएक्टिव इन नेचर, इट हैव वेरी लो रिएक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर, ऑलमोस्ट इनर्ट। मतलब रूम टेम्परेचर पे आपका हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं करेगा। इमेजिन करो अभी तुम्हारे रूम में हाइड्रोजन गैस होगी। हाँ सर बिल्कुल, एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन गैस तो होगी। तो तुमने बाबा रामदेव को फॉलो करते हुए अनुलोम विलोम करना चालू किया। मैंने कहा सांस लो बाबा, सांस लो, ऐसे ऐसे करके सांस लो। तो तुमने क्या करा? सांस ली, जोर से सांस खींची, इधर से हाइड्रोजन आई, इधर से ऑक्सीजन आई, रिएक्ट हो गया, पानी बन गया। तुम्हारे नाक में पूरा पानी घुस गया, पानी 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 पानी, फेफड़ों में पानी पानी पानी, क्योंकि आज ब्लू है, पानी पानी पानी। भाई मर जाओगे तुम्हारे आसपास एकदम, तुम सांस खींचने जाओगे और हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके पानी बना लेंगे, हाइड्रोजन नाइट्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना लेंगे।
हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बोनिक एसिड बना लेंगे, तो कभी एसिड सूंघोगे है, कभी अमोनिया सूंघ रहे हो, कभी पानी खींच रहे हो, तो गैस तो आएगी नहीं। मतलब हाइड्रोजन का रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होना जरूरी है। मतलब हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पर किसी प्रकार की रिएक्टिविटी नहीं शो करता। बट हम लोग जानते हैं सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा और फ्लोरीन, क्लोरीन एक्सेट्रा आर हाईली रिएक्टिव। ये इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। मतलब अब ये क्या हो गया, ये पॉइंट आपके हाइड्रोजन को डिफरेंट बनाता है ग्रुप 1 से भी और ग्रुप 17 से भी। अब ये प्रॉपर्टी इसकी दोनों से अलग है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी सीखते हैं। भाई हाइड्रोजन जब कभी भी एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और अपने आप को H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में लेकर आता है, तो इसका आयोनिक रेडियस निकल कर आता है 1.5 इंटू 10⁻³ पिकोमीटर्स। इसका आयोनिक रेडियस इतना कम निकल के आता है, और इतना कम होता नहीं है यूजुअली। ये देखा गया है, मतलब यूजुअली अगर तुम्हारे पास में छोटे से छोटा आयन भी है, लाड लो इधर देखो, ए बच्चा इधर देख, अरे कहां देख रहा है छोटू, इधर देख। अगर आपका कोई आयन यूजुअली भी है तो वो 50 से 200 पिकोमीटर के आसपास का होता है। मतलब आप देखो यूजुअल साइज ऑफ आयन के मुकाबले हाइड्रोजन के आयन का साइज इज वेरी वेरी स्मॉल, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। और ये भी आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 17 से हाइड्रोजन को अलग करता है। मतलब यहां पर लफड़ा क्या हो गया, यहां पर लफड़ा ये हो गया कि हाइड्रोजन ग्रुप 1 की तरह भी प्रॉपर्टी दे रहा है, 17 की तरह भी दे रहा है, और दोनों से अलग प्रॉपर्टी भी दे रहा है। मतलब यहां हाइड्रोजन कुछ अजीब ही बिहेव कर रहा है। और यही कारण है कि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को क्या पोजीशन दी गई, पहले इसको नोट करो। तो क्या करें, ओ मां गॉड टूरूला, अब क्या करें। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोगों ने और मोजले अंकल ने क्या सोचा, भाड़ में जान दो। सो फाइनली क्या हुआ, ड्यू टू द सिमिलैरिटी between group 1 and group 17 and some dissimilarity, not between, यहां पर आना चाहिए with group 1 and group 17 respectively, and some dissimilarities, hydrogen is placed separately in the periodic table। और अब आपको समझ में आया कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्या कहा था कि क्यों एस ब्लॉक को एक साथ पढ़ा जाता है, कई सारे एलिमेंट्स को, क्यों पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स को एक साथ पढ़ा जाता है, क्यों डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को एक साथ पढ़ा जाता है, लेकिन हाइड्रोजन को अलग पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन अपने आप में एक यूनिक एलिमेंट है, जिसकी किसी एलिमेंट के साथ सिमिलैरिटी है तो उसी के साथ कभी कभी डिसिमिलैरिटीज भी आ जाती है, उससे थोड़ा सा अलग भी चलता है। तो गाइस जब कभी भी आप पीरियोडिक टेबल ऑब्जर्व करोगे, पीरियोडिक टेबल में n इज इक्वल टू 1 लिखा रहेगा, लेकिन जहां पर n इज इक्वल टू 2 रहेगा देयर इज अ डिफरेंस। फिर 2, 3, 4, 5, 6 और फिर 7, ये पीरियड एक साथ होंगे, इसके बाद वाले पीरियड सब एक साथ होंगे, फिर ये ऐसा होगा, फिर ये ऐसा होगा, और आखिरी वाले में यही का यही लफड़ा आपको हेलोजन में हीलियम के साथ भी दिखाई देगा। तो बेसिकली हाइड्रोजन को जब कभी भी आप किसी अच्छी पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो यू विल सी द डिफरेंस। यहां पर हाइड्रोजन को पूरी तरीके से अलग ही कर दिया गया है। उसको ना तो आप ग्रुप 1 एलिमेंट बोलोगे, ना तो आप उसको ग्रुप 17 एलिमेंट बोलोगे, ना तो आप उसको ग्रुप 14 एलिमेंट बोलोगे।
कि कार्बन की तरह, एक्चुअली कुछ कुछ किताबें जब आप और पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा हाइड्रोजन कार्बन की तरह भी सिमिलैरिटी शो करता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाना, जो कार्बन बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो इसीलिए फाइनली ये डिसाइड हुआ कि आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को एक सेपरेट पोजीशन देनी है पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर हम लोगों ने हाइड्रोजन के प्लेसमेंट को समझ लिया, हमने हाइड्रोजन को किस प्रकार से रखना है पीरियोडिक टेबल में यह समझ लिया। अब मैं मेरे लाडले बच्चों के साथ एक सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, दैट इज अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन। अब ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा फटाफट से कि भैया हाइड्रोजन कहां कहां अकर करता है, हाइड्रोजन कहां कहां प्लेस होता है। तो सबसे पहली चीज, हाइड्रोजन कहां प्लेस होता है, अकरेंस कहां होती है। तो सबसे पहली बात, हाइड्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट नॉट ऑन द अर्थ बट इन द यूनिवर्स। आपके यूनिवर्स में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट है। अगर आप देखें तो आपका यूनिवर्स 70% बाय मास कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन ओनली। मतलब तुम्हारा यूनिवर्स में तुम्हारे सारे प्लैनेट आ गए, सारे स्टार आ गए, सारे मून आ गए, सब आ गया, एक पत्थर से लेकर सब आ गया। अगर पूरे यूनिवर्स का तुम मास निकालो तो उस मास में 70% कंट्रीब्यूशन किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। इनफैक्ट आपके जो प्लैनेट्स हैं, जैसे कि आपका जुपिटर, गुरु, बृहस्पति, या आपका सैटर्न, शनि, ये जो प्लैनेट्स हैं आर मेजरली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन। प्लैनेट्स जो हैं ये मेजरली हाइड्रोजन से बने हैं। इनफैक्ट आपका जो सन है, आपके जो सन है और सन के साथ में जितने भी स्टार्स हैं, वैसे सन भी अपने आप में एक स्टार ही है, दे ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल। एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है, हाइड्रोजन ही है। अगर हम अर्थ पर बात करें तो थोड़ा सा लफड़ा है। अगर हम अर्थ की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा मैंने सिखाया, हाइड्रोजन बहुत छोटा एलिमेंट है, एक ही प्रोटॉन है और मास भी कोई ज्यादा नहीं है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से। तो इतना हल्का होने की वजह से हमारे अर्थ का गुरुत्वाकर्षण, हमारे अर्थ की ग्रेविटी इतने हल्के मॉलिक्यूल को पकड़ के नहीं रख पाती, इतनी हल्की गैस को होल्ड नहीं कर पाती। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी का नाम अगर सुना हो, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की गैस भोपाल में कंपनी से निकली थी। तो वहां पर क्या हुआ था, जितनी भी डेथ हुई, जितने भी लोग अफेक्ट हुए, वो भोपाल के निचले एरिया में रहते थे। कारण ये गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा था, ये गैस भारी थी, तो हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसको होल्ड करके रख लिया, तो वो नीचे नीचे फैली। तो जो लोग भोपाल में हायर बिल्डिंग्स में रहते थे, ऊंची ऊंची इमारतों में रहते थे, या थोड़े से हिली एरिया पे रहते थे, वो बच गए। क्यों? क्योंकि वो गैस हवा में ऊपर की ओर ना उड़ते हुए जमीन पर आगे की ओर फैली। तो आप एक बात ध्यान रखना, आपके आसपास अगर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वाली जो गैसेस आपके एनवायरनमेंट में है, तो वो क्यों है? क्योंकि इनका मास ज्यादा है। लेकिन हाइड्रोजन आपके एटमॉस्फेयर में है क्या? नहीं, वो ऊपर की ओर है। जब आप ऊपर की ओर जाओगे, जब आप लोग नीचे से ऊपर की ओर जाओगे, तो आपको बादल दिखते हैं, बादल, उस हाइट पर आपको हाइड्रोजन गैस ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि हल्की गैसेस ऊपर उठती है। तो ड्यू टू वेरी लाइट नेचर, ड्यू टू वेरी लाइट इन नेचर, it is only 0.15% by mass present in our, जैसे नीचे, due to very light in nature, it is present only 0.15% by mass इन एटमॉस्फेयर, यानी हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये बहुत कम होती है, मात्र 0.15% होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें अर्थ क्रस्ट की,
अर्थ क्रस्ट मतलब हमारे अर्थ को अगर आप खोद के निकालोगे, या अगर हम लोग हमारे अर्थ की बात करें, तो ये लगभग 15.6% होता है बाय मास। क्यों? क्योंकि अर्थ क्रस्ट में ये वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, अर्थ क्रस्ट में ये कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में आपको मिलता है, ये प्रोटीन के अंदर आपको मिलता है, ये विटामिन्स के अंदर मिलता है, ये फैट्स के अंदर मिलता है, ये आपके जितने फ्यूल्स होते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, आपकी मीथेन गैस, आपकी एलपीजी गैस, उसके अंदर मिलता है। देन आपके ये जितने भी फॉसिल्स होते हैं उसके अंदर मिलता है। देन उसके अलावा ये सारे एनिमल और सारे प्लांट के टिश्यूज के अंदर दिखाई पड़ता है। तो अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो अर्थ क्रस्ट में हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म में होने की वजह से ढेर सारी चीजों के अंदर मिलता है। लेकिन अगर अपन सिर्फ हाइड्रोजन गैस H2 की बात करें तो वो गैस होने की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि हमारी अर्थ का गुरुत्वाकर्षण, एटमॉस्फेयर, ग्रेविटी इसे होल्ड नहीं कर पाता, तो ये स्पेस में निकल जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? क्या ये चीज अच्छी तरीके से क्लियर हो गई? क्या इसके अंदर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी तो नहीं? पक्की बात। चलिए, इसको नोट करना हो तो जल्दी से अपने कॉपीज में नोट कर लीजिए, और ये अर्थ की स्पेलिंग ठीक कर लो, वरना बच्चे बोलेंगे सर अर्थ की स्पेलिंग गलत लिख दी। जल्दी नोट करो। ऑल राइट मेरे प्यारा प्यारा बैठो। ओ गुलजारी लाल हे ओ मैं क्या तू श्याम मेरा, ओ जी साचा नाम तेरा, ओ मैं क्या जल्दी जल्दी, ओ जल्दी लिखो, ओ तुम्हारी एग्जाम आ रही है, ओ कल सुबह तुम्हारा एग्जाम है, ओ तुम तो इतना डर रहे हो, ओ मैं नहीं पढ़ाता। चलिए तो मेरे गुलगुलो, अगला टॉपिक हेडिंग डालो आइसोटोप्स, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप्स? अरे यार इसका तो अब मेरे से मत पूछो यार, क्या होते हैं आइसोटोप मेरे गुलगुलो? आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? सो बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, दैट इज प्रोटियम, ड्यूट्रियम, और तीसरा और सबसे प्यारा ट्रिटियम। इन तीनों में क्या फर्क होता है? तो गुलजारी लाल, प्रोटियम मतलब सिर्फ प्रोटॉन, और जिसमें और सिर्फ एक प्रोटॉन है, मतलब कि हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन एंड ओनली 1 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। अगर मैं ड्यूट्रियम की बात करूं तो ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर तो 1 होगा, क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर बदल गया तो एलिमेंट बदल जाएगा, लेकिन मास हो जाएगा 2। अब बेटो मेरे बच्चों, अगर किसी का आपको एटॉमिक नंबर पता है और वो एटम न्यूट्रल है, मतलब ना पॉजिटिव चार्ज है, यानी ना तो इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, ना नेगेटिव चार्ज है, मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, मतलब एटॉमिक नंबर आपको बता देगा कि इस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो एटॉमिक नंबर अगर किसी का 1 है, दैट मीन्स उसके पास में 1 प्रोटॉन है और उसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जिस प्रकार आप यहां पर ड्यूट्रियम में देख रहे हैं कि आपके हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, प्रोटियम की तरह ही इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इसमें अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब क्योंकि यहां पर ड्यूट्रियम में मुझे सबको पता है कि प्रोटॉन का नंबर 1 है, प्रोटॉन तो एक ही है क्योंकि एटॉमिक नंबर से हमें पता चल गया, लेकिन मास ये बोल रहा है 2। आप देखो यहां पर ऑब्जर्व करो, मास बोल रहा है 2। तो यार मास 2 है लेकिन प्रोटॉन 1 है, तो एक मास कहां से आया? दैट मीन्स 2 - 1, यानी कि न्यूट्रॉन कितने हैं इसके अंदर? 1 न्यूट्रॉन है, मतलब कि एक जो मास बढ़ गया वो न्यूट्रॉन के आने की वजह से बढ़ गया। सिमिलरली अगर आप यहां पर ट्रिटियम अंकल को देखेंगे तो ट्रिटियम अंकल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन रहेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर आज भी 1 है, लेकिन मास 3 हो गया, मतलब यहां पर न्यूट्रॉन बढ़ गए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटियम,
ड्यूट्रियम और ट्रीटियम एक दूसरे के साथ में क्यों डिफर कर रहे हैं? तो आप बोलेंगे दे डिफर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटियम के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, लेकिन ड्यूट्रियम के अंदर एक न्यूट्रॉन और ट्रीटियम के अंदर 2 न्यूट्रॉन आ जाते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? ठीक है। अगर हम बात करें इनके परसेंटेज एबंडेंस की, अगर हम बात करें इनके परसेंटेज अबंडेंस की, तो मेरे लाडले बच्चों ये वाला 99.9% आपको दिखाई देता है। ड्यूट्रियम की अगर हम बात करें तो इट इज वेरी रेयर, इट इज 0.01%, एंड ट्रीटियम इज 10 to the power -15%। इसके बारे में एक बात और कही जाती है दैट विथ एवरी 10 to the power 18 एटम्स, यानी जब आप 10 to the power 18 एटम्स लाएंगे किसके? प्रोटियम के। जब आप 10 to the power 18 एटम्स लाएंगे प्रोटियम के, यानी 1H1 के, यू विल गेट 1 एटम ऑफ ट्रीटियम। मतलब आप समझ रहे हो कितनी ज्यादा खतरनाक कैलकुलेशन है। यानी 10 to the power 18, यानी कि बहुत ज्यादा, 1 करोड़ से भी ज्यादा। करोड़ तो बहुत कम होता है, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, इतने ज्यादा बड़े नंबर में 10 लाख करोड़ हाइड्रोजन के जब प्रोटियम के आप एटम लाओगे तब 1 ट्रीटियम मिलेगा, यानी इसकी मात्रा बहुत कम होती है। अच्छा, एक खास बात और ध्यान रखेंगे कि आउट ऑफ एवरी आइसोटोप सिर्फ ट्रीटियम ही एक ऐसा आइसोटोप होता है जो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। व्हाट डू यू मीन बाय रेडियो एक्टिव? याद करो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया था। यस, जो अपने अंदर से अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स छोड़े, यानी रेडिएशंस रिलीज करे। तो यहां पर देखा गया है कि जो आपका ट्रीटियम है, ट्रीटियम अपने अंदर से बहुत ही ज्यादा हल्के बीटा पार्टिकल रिलीज करता है। यानी ट्रीटियम कौन से पार्टिकल रिलीज करता है? अपने अंदर से बीटा पार्टिकल रिलीज करता है। तो इस वजह से ये रेडियो एक्टिव होता है, लेकिन इतना हार्मफुल नहीं होता, इतना खतरनाक नहीं होता, क्योंकि बीटा पार्टिकल में क्या होता है, मास 0 होता है, बस चार्ज -1 होता है, तो इट इज नॉट दैट मच हार्मफुल। अच्छा, अगर हम इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ की बात करें, हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि मान लो तुम लोगों ने एक 10 ग्राम ट्रीटियम बनाया, तो 10 ग्राम ट्रीटियम धीरे धीरे 10 ग्राम ट्रीटियम धीरे धीरे अपने अंदर से बीटा पार्टिकल रिलीज करेगा और डीकंपोज होता जाएगा, टूटता जाएगा, बिखरता जाएगा, ब्रेक होता जाएगा। तो ये पड़े 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 क्या करेगा? डीकंपोज होता जाएगा। तो हाफ लाइफ का मतलब होता है कि अगर तुमने 10 ग्राम ट्रीटियम बनाया तो 10 ग्राम से 5 ग्राम यानी हाफ होने में उसको कितना समय लग रहा है, दैट इज हाफ लाइफ। तो यह देखा गया है कि आपके ट्रीटियम की हाफ लाइफ 12.33 ईयर्स होती है, मतलब काफी ज्यादा हाई है। मतलब ट्रीटियम से बीटा पार्टिकल बहुत स्लोली निकलते हैं, मतलब दैट इज नॉट दैट मच खतरनाक टू अस। क्या ये बात समझ में आ रही? चलो इतना छाप लो, पहले इतना छाप लो, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, ये जो हरकत हुई है ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने 1934 में की थी, जिनका नाम था हेरोल्ड सी यूरे। यूरे सीधा रे, ए यूरे, अबे सीधा रे। इसने क्या करा? हेरोल्ड सी यूरे ने फिजिकल सेपरेशन से इन तीनों आइसोटोप्स को अलग किया था और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला। तो ये बात सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, लाइक आप कहीं पर पढ़ रहे हैं, कोई आपको हाइड्रोजन पढ़ा रहा है, आइसोटोप पढ़ा रहा है और तुमने एकदम स्टाइल मार दी कि सर हेरोल्ड सी यूरे को शायद नोबेल प्राइज मिला था इसके फिजिकल सेपरेशन के लिए। तो एकदम क्लास की सारी लड़कियां लड़के देखेगी, ओ तेरी, ये लड़का तो पढ़ता है, अपनी एकदम झांकी हो गई, शो ऑफ हो गया। ठीक है मेरे गुलगुलो, कोई प्रॉब्लम? जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लो इसका, ठीक है। चलिए ग्रेट। अच्छा, एक बात ध्यान रखना,
ये जितने भी आइसोटोप्स होते हैं इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, दैट दे डिफर इन टर्म्स ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उसके बेसिस पर ये एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा डिफर करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ डिफरेंट मास। देखो मास अगर बदल गया, अगर आपका मास चेंज हो गया तो मास की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी पे ज्यादा असर पड़ता है एज कंपेयर टू केमिकल प्रॉपर्टी। और देखो केमिकल प्रॉपर्टी बेसिकली केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड करेगी, और केमिकल रिएक्शन करने के लिए आपका सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही इंपॉर्टेंस शो करता है। भाई किसी के साथ बॉन्ड बनाना है या बॉन्ड तोड़ना है, यही तो केमिकल रिएक्शन है। तो क्योंकि तीनों में एक ही इलेक्ट्रॉन है, केमिकल प्रॉपर्टी पे इतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे पड़ता है। ठीक है, तो गाइस आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन देख लिया हम लोगों ने हाइड्रोजन का। अब अगले लेक्चर में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक हाइड्रोजन को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, हाइड्रोजन की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है, उसकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है। फिर इसी तरीके से चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप मजा आया होगा, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर इसके अंदर अब आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो गाइज कमेंट सेक्शन में लिख दो, और नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय मेरे लाडले बच्चों, हैव अ ग्रेट डे, सी यू।